नमस्कार दोस्तों, मैं इसके मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी चैनल बी ऑनलाइन क्लासेस। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, इस समय हम ताम्र पाषाण कालीन संस्कृतियों का अध्ययन कर रहे हैं। इसमें हमने आपको मुख्यतः 4 संस्कृति के बारे में बताया था। इसमें पहली थी आहार संस्कृति, दूसरी थी गायक संस्कृति, तीसरी मालवा संस्कृति और चौथी चारवे संस्कृति थी। और इसके पहले की वीडियो में हमने ताम्र पाषाण कालीन संस्कृतियों के इंट्रोडक्शन, उनके बेसिक फीचर्स के बारे में समझा था कि सभी 4 संस्कृति कॉमन है। उसके पश्चात हमने गायक संस्कृति के बारे में विस्तार रूप से अध्ययन किया था और आज हम मालवा संस्कृति के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। आप सभी से विनम्र अनुरोध है, यदि आपने इसके पहले की वीडियोस को नहीं देखा है तो सबसे पहले आपको इसका चैप्टर नंबर 1 जिसमें ताम्र पाषाण कालीन संस्कृतियों के बारे में बताया गया है और उसके कुछ बेसिक फीचर के बारे में बताया गया है जो सभी संस्कृतियों में कॉमन होते हैं। उस वीडियो को आप देख लें। तो चलिए हम आज का वीडियो शुरू करते हैं, जिसमें हम मालवा संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, मालवा संस्कृति भी अन्य सभी 3 संस्कृतियों की भांति है, एक ग्रामीण संस्कृति थी और जिसका जन्म जो है सिंधु सभ्यता के पतन के पश्चात भारत में एक ग्रामीण संस्कृतियों का दौर का उदय होता है, जहां भारत के विभिन्न भागों में राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, ये 3 ऐसे स्टेट है जहां पर हमें उसके संस्कृति के बाद भी एक नई इस प्रकार की संस्कृति या ग्रामीण संस्कृति या ग्रामीण प्रवेश का जैसे उद्भव हो रहा हो, इस प्रकार की संस्कृतियों के साक्ष्य मिलते हैं। इसी श्रृंखला में आज हम मालवा संस्कृति के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम यह जान लें कि मालवा संस्कृति का स्थिति क्या है, इसका विस्तार कहाँ पर है, कहाँ पर स्थित है। दोस्तों मेरे यहाँ मध्य प्रदेश में मुख्यतः स्थित संस्कृति है। मध्य प्रदेश में मालवा का प्रकार, मालवा का पठार आप लोग सभी जानते होंगे कहाँ पर स्थित है, मध्य प्रदेश के हिस्से में स्थित है और इसी के नाम पर इसका नाम मालवा संस्कृति पड़ा है। अब यहाँ पर आपको महाराष्ट्र का भी सिंबल दिखाई दे रहा होगा, तो आखिरकार महाराष्ट्र से इसका क्या संबंध है। दोस्तों, इसकी कुछ पुरास्थल जो है महाराष्ट्र में भी प्राप्त होते हैं। और जैसे कि मैं जब आपको बेसिक फीचर बता रहा था तभी आपको बताया था कि जब भी हम ग्रामीण संस्कृति में पढ़ेंगे, इन संस्कृतियों का अध्ययन का जो प्रमुख स्रोत है या जो बेसिक स्रोत है वह हमारा इनका मृदभांड है और इन मृदभांडों के आधार पर ही संस्कृतियों की हमें जानकारी प्राप्त होती है और इनके आधार पर ही इनका इतिहास लेखन किया गया है। मुख्यतः अन्य कोई हमें विशेष तौर पर साक्ष्य नहीं मिलते हैं। इनके उपकरण भी बहुत अल्पकालिक मात्रा में मिलते हैं और इनके घर जो है वो चूंकि कच्चे मिट्टी के बने हुए थे, इससे ज्यादा इनके हमें कैसे इनका बेसिक फीचर्स था, कैसे स्ट्रक्चर्स थे, इसके बारे में भी जानकारी प्राप्त नहीं होता है। इनका क्या होता है, कुछ मृदभांड मालवा संस्कृति में जो मृदभांड परंपराएं हैं, इन्हीं से मिलते जुलते कुछ मृदभांड जो है हमें महाराष्ट्र के हिस्से में प्राप्त होते हैं। तो जिससे विद्वानों का यह मानना है कि इस संस्कृति का संबंध महाराष्ट्र से भी रहा है या एक ही समकालीन में 2 संस्कृतियां 2 जगहों पर निवासिका रही थी। जैसे कि समझा जाए, कोई बड़ी बात नहीं है कि सपोज दैट मान लीजिए एक उपाध्याय फैमिली है, ये कोई भी फैमिली है, एक फैमिली 2 सिटी में अलग अलग जगहों पे रह सकती है। अब चूंकि दोनों फैमिली एक ही है और एक ही जगह से अलग अलग सिटी में गई है, तो उनके कल्चर्स में, उनकी चीजों में काफी हमें समानता दिखाई पड़ती है। तो इसी संदर्भ में बात की जाती है मालवा संस्कृति के बारे में। इसलिए इसका विस्तार हमें मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में दिखाई देता है, लेकिन इसका जो मुख्य विस्तार है हमें मध्य प्रदेश के मालवा पठार में दिखाई पड़ता है, जो कि नर्मदा नदी के दाहिने तट पर स्थित है। आप सभी को पता है, मेरा एक विशेष स्लोगन है, नदियों की पूजा की बात हमारे शास्त्रों में की गई है, तो ऐसे ही नहीं की गई है। हमारा जो जन्म हुआ वो कहीं न कहीं आज हमारे पास आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिससे हम जमीन के नीचे से जल निकाल करके अपने जीवन को यापन कर रहे हैं। लेकिन जल एक हमारे जीवन का ऐसा स्रोत है जिससे दूर नहीं रह सकते या जिसके बिना हम अपने जीवन की संकल्पना नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें प्राचीन जितनी भी संस्कृतियां दिखाई पड़ती हैं वह सभी किसी न किसी नदी के तट पर विकसित हुई थी। इसी क्रम में हमें जो मालवा संस्कृति है वो हमें नर्मदा नदी के तट पर दिखाई पड़ती है। और इसके उत्खनन का कार्य किसने किया था और इसका जो खोज थी किसने किया था, तो दोस्तों इसकी खोज का जो श्रेय आता है वह यज्ञ संकालिया, ये महान पुराविद है या एक बड़े पुराविद है भारतीय इतिहास के संदर्भ में या भारत के परिप्रेक्ष्य में बात की जाती है। तो संकालिया सर ने इसकी खोज की थी और यहाँ पे सबसे पहले एक भारतीय ग्रामीण संस्कृतियों के बारे में उद्भव की बात हुई थी। और यहाँ पे जो मुख्यतः
उत्खनन कार्य हुआ है वह दक्कन कॉलेज एंड पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च सेंटर पुणे, जो कि आर्कियोलॉजी का एक विश्व प्रसिद्ध कॉलेज है हमारे भारत में, महाराष्ट्र में स्थित है। दक्कन कॉलेज पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च सेंटर ने किया था पहले में इसका, और दूसरी बार इसका जो उत्खनन कार्य यहाँ पर किया था वो यमस विश्वविद्यालय बड़ौदा जो कि गुजरात में स्थित है, इसने किया था। और इसका उत्खनन कार्य जो है करीब करीब यहाँ से 1952 से लेकर के 1960 के मध्य में उत्खनन का साक्ष्य दिखाई पड़ता है दोस्तों। अब यहाँ के कुछ प्रमुख पुरास्थलों की बात कर लें। थोड़ा एक मैं यहाँ पे बात कहूंगा, जैसे कि आप सभी परिचित होंगे कि पुरातत्व का एक विशेष परंपरा कि जो भी पुरास्थल पहले हमें प्रकाश में आते हैं, जो पुरास्थल पहले हमें दिखाई पड़ते हैं, उन्हीं के नाम पर हम विशेषता जो है संस्कृतियों का नाम देखते आए हैं। जैसे चाहे वो इंडस वैली का है, इससे पहले आपको कायस्थ संस्कृति पढ़ाए थे, या हम सोन नदी घाटी सभ्यता, बिलन नदी घाटी सभ्यता, से बहुत सारे उदाहरण हैं जो कि उनके पहले खोजे गए पुरास्थलों के आधार पर उनका नामकरण किया गया था। और जो इसका पहला पुरास्थल था वो कौन सा दोस्तों, वह है नवादा टोली, जो कि मध्य प्रदेश में भी स्थित है। कौन सा पुरास्थल है, नवादा टोली। लेकिन आखिर ऐसा यहाँ पर क्या हुआ, इसका नाम नवादा संस्कृति भी रखी जा सकती, नाम तो अच्छा है, लेकिन मालवा संस्कृति क्यों रखा गया दोस्तों, इस पर थोड़ा विचार विमर्श करिए। मैं आपको बता दूं कि जो यह संस्कृति थी मुख्यतः जो है एक साथ जब इसका उत्खनन हुआ तो एक के बाद एक पुरास्थल दिखाई दी। मतलब ऐसा नहीं हुआ कि नवादा बहुत पहले उत्खनित हुआ और बाकी पुरास्थल बहुत बाद में उत्खनित हुए, और इसका विस्तार लगभग विद्वानों को पूरे पूरे मालवा के क्षेत्र में दिखाई पड़ता है। इसी कारण इसका नाम थोड़ा सा पुरातत्व परंपरा पीछे छोड़ते हैं और मालवा संस्कृति रख देते हैं, जो इसका पहले पुरास्थल नहीं है। इसका पहला पुरास्थल जो खोजा गया था वह कौन सा था दोस्तों, नवादा टोली पुरास्थल था, और इसी के साथ ही खोजा गया पुरास्थल था माहेश्वर। ये दोनों पुरास्थल कहाँ पर स्थित हैं, मध्य प्रदेश पर स्थित हैं। इसके अन्य जो प्रमुख पुरास्थल हैं वह है नागदा, एरण, कायथ, मनुटी, दंगवाड़ा। ये प्रमुख पुरास्थल है जो मध्य प्रदेश में स्थित है, और मध्य प्रदेश में इसके 50 से ज्यादा पुरास्थल हमें प्रकाश में दिखाई पड़ते हैं, जो इस संस्कृति पर प्रकरण इस पर प्रकाश डालते हैं और यहाँ से हमें जानकारियां उपलब्ध कराते हैं। और उसके बाद अन्य इसके पुरस्कारों की बात की जाए तो इसमें बहाल, सोनगांव, इनाम गांव, चंदोली, डांडाबाद प्रमुख पुरस्कार हैं जो कि महाराष्ट्र से स्थित हैं। और उन दोनों इसकी जो मुख्य वजह है, अभी जो मैं खंड पढ़ाऊंगा आपको तो मैं वही स्पष्ट कर दूंगा कि इन चीजों को क्यों जोड़ा जा रहा है मेरे प्यारे छात्रों। अब हम चलिए बात करते हैं। अब थोड़ा मैं एक बार आपको इस ग्रामीण संस्कृति के बेसिक फीचर्स को एक बार याद दिला दूंगा। जो ये संस्कृतियां थी यह सभ्यता के बाद भारत के अलग अलग क्षेत्रों में बसाई गई संस्कृति थी। ये तांबे और पत्थर दोनों का संयुक्त रूप से उपकरणों में प्रयोग करते थे, इसलिए इन्हें ताम्र पाषाणकालीन संस्कृतियां कहा जाता है। ये लोग कृषि पर निर्भर थे, पशुपालन किया करते थे, घर इनके जो होते कच्चे मकान बने होते थे, बाह्य व्यापार का कोई साक्ष्य नहीं था, सिक्के इत्यादि का कोई प्रचलन नहीं दिखाई पड़ता है। विद्वानों का मानना है कि वस्तु विनिमय प्रणाली इन पर विकसित रही होगी। अब इनके हम मृदभांड पर बात कर लेते हैं। इनके प्रमुख मृदभांड क्या क्या थे दोस्तों। यहाँ से हमें मुख्यतः 4 प्रकार के मृदभांड पाए जाते हैं, जो कि इसके 3 अलग अलग फेज को दिखाते हैं। फेज मतलब होता है स्टेज। जैसे कि आप समझिए आप एक शिशु काल में थे, फिर उसके बाद आप वयस्क हुए, फिर उसके बाद आप वृद्ध होंगे। ठीक इसी प्रकार इस संस्कृति के हमें 3 फेज दिखाई देते हैं, लेकिन जो पात्रों के प्रकार हैं वह हमें 4 प्रकार के दिखाई पड़ते हैं। इसको मैं अभी समझाऊंगा। जो इस संस्कृति का जो सबसे प्रमुख पात्र है, जो सबसे महत्वपूर्ण पात्र परंपरा है, इसके नाम पर ही पूरी संस्कृति की पहचान होती है, इसीलिए इसको कहा गया मालवा मृदभांड परंपरा। या इसलिए कहा गया दोस्तों क्योंकि इसी प्रकार के पात्र हमें सबसे ज्यादा प्राप्त हुए हैं और इसी के आधार पर कहीं न कहीं मालवा संस्कृति की पहचान मानी जाने लगी। तो इस परंपरा की कुछ विशेषताएं देखिए दोस्तों क्या थे कि इसमें क्या था, लाल रंग के बर्तन के ऊपर काले रंग की चित्रकारी की जाती थी। लाल रंग के बर्तन जिस दिन मैंने आप समझा इसके पहले वीडियो में, लाल रंग का मतलब जो बर्तन का बैकग्राउंड होगा, जिस हमारी बर्तन है ये इसका बैकग्राउंड होगा रेड होगा और इसके ऊपर जो होगा ग्रीन कलर के काले कलर यानी ब्लैक कलर के उस पर चित्रकारी की जाएगी।
गीत। यहाँ से जो हमें प्रमुख उपकरण प्राप्त होते हैं, सॉरी जो प्रमुख विद्वान प्राप्त होते हैं वह कौन कौन से हैं? यहाँ से हमें दोस्तों उपस्त्री, एक बेबीदार लोटा, ये एक प्रमुख है जो हमें अभी तक यहाँ की पहले की संस्कृतियों में नहीं दिखाई पड़ती है। यहाँ पे अभी तक जो हमें साक्ष्य मिल रहे थे वह केवल गोल आकार के बर्तन दिखाई पड़ रहे थे यहाँ पे, जैसे लोटे का साक्ष्य है। लेकिन जो मारवा संस्कृति है यहाँ पे हमें पहली बार पेड़ी, पेड़ी मतलब यहाँ पे जैसे बनाया जाए कि लोटा गिरे नहीं, मतलब यहाँ पर पत्थर मतलब नीचे कुछ ऐसा बनाया गया जिससे वह रुक जाए। जैसे कभी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, सपोज मानिए ये बॉटल है पूरा, इसकी जो नीचे के हिस्से देखिए अलग से बनाया गया है रखने के लिए, ये होता है पेटी। यहाँ पे ऐसी पहली बार मतलब ये पहली संस्कृति थी जहां पर हमें पेटीदार बर्तनों का उपयोग दिखाई पड़ता है। तसले, छिछली थाली और बड़ा घड़ा दिखाई पड़ता है, इनके जो प्रमुख साक्ष्य थे। अब इनके ऊपर अलंकरण किससे किए जाते थे दोस्तों? यहाँ पर हमें प्राकृतिक एवं ज्यामितीय चित्रों का अलंकरण दिखाई पड़ता है। प्राकृतिक चित्रों का मतलब होता है दोस्तों कि मनुष्य का चित्र, किसी जानवर का चित्र या किसी देवी देवताओं के चित्र या प्राकृतिक चित्र में माने जाते हैं। ज्यामितीय चित्रों का मतलब होता है रेखाओं से सजाना बर्तनों को, जैसे कि मान लीजिए त्रिभुज बना दिया जाए या लहरदार रेखाएं बना दी जाए या जालीदार रेखाएं बना दी जाए, इनसे हमें दो प्रकार के यहाँ पे अलंकरण दिखाई देता है। बर्तन जो है चाक पे निर्मित थे, अच्छी तरह से पकाए हुए थे और मतलब खूबसूरत बर्तन बनने लगे थे, क्योंकि यह नवपाषाण काल के बाद की संस्कृति है। और इसके पहले हमने देखा था कि कितना है कि वेल फर्निश्ड या कहूँ या वेल डेवलप्ड हम कल्चर देखा था सिंधु सभ्यता को, इसलिए यहाँ पर हमें अच्छा खासा विकास दिखाई पड़ता है। इसी के बाद इसी के पैरेलल मतलब सपोज मानिए जैसे एक पात्र परंपरा ये थी, इसी के साथ एक और पात्र परंपरा चल रही थी। जैसे बाकी ये दोनों पात्र परंपराएं हैं ये संस्कृति की अलग अलग फेज को दिखाएंगे। यानी यह स्थिति थी वाली सपोज मानिए कि संस्कृति की शुरुआती 10 साल में ये पात्र परंपरा थी, अगले 10 साल में ये पात्र परंपरा आई और अगले 10 साल में ये पात्र परंपरा का प्रचलन दिखाई पड़ता है। लेकिन जो ये दो परंपराएं थी दोनों, मालवा मृदभांड परंपरा जिसे कहते हैं और दूसरा जो है कृष्ण लोहित पात्र परंपरा कहते हैं, यह दोनों एक ही साथ बनाए जाने वाले बर्तन थे। बस उनके सजावट स्ट्रक्चर में अंतर थे, जो भी मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा। इसके ऊपर क्या था, जैसे यहाँ पर लाल रंग के बर्तन पर काले रंग से चित्रकारी की जाती थी दोस्तों, वैसे ही कृष्ण लोहित पात्र परंपरा में काले रंग के ऊपर सफेद रंग की चित्रकारी की जाती थी। क्या अंतर है दोस्तों? यहाँ पर लाल रंग के ऊपर काले रंग से चित्रकारी की जाती थी, जबकि एक ही साथ समझ लीजिए कोई अंतर नहीं है, बस अलग अलग डिजाइन यानी दो मुख्य डिजाइन धारा किया, दो डिजाइन के बर्तन यहाँ पर प्राप्त होते हैं। इसमें क्या है, काले रंग के बर्तन के ऊपर सफेद रंग की चित्रकारी की जाती है और इसमें जो हमें मुख्यतः दिखाई देते हैं कटोरी, कुल्हड़, थाली और विशेष बर्तन दिखाई पड़ता है। कढ़ाई यानी यहाँ पे हमें कप का प्रमाण मिलता है। यहाँ जो इस पात्र बर्तन थे इसमें छोटे आकार के बर्तन बनाए जाते हैं, जैसे देख रहे हैं आप कटोरे, थाली, कढ़ाई। यहाँ पे लोटे और जैसे मतलब घड़े जैसे बड़े बर्तनों का जो निर्माण है इस परंपरा के अनुसार नहीं किया जाता था। और यहाँ पे हम आपको बताए थे कि प्राकृतिक और ज्यामिति दोनों चित्रों का अलंकरण किया जाता था, किसमें, जो पहली परंपरा थी। लेकिन जो इसी के साथ दूसरी परंपरा चल रही थी जो एकदम पैरेलल थी, उसमें जो है केवल ज्यामितीय रेखाओं का हमें अलंकरण दिखाई देता है, प्राकृतिक चित्रों से इन बर्तनों को नहीं सजाया जाता था। तो अभी हमने क्या समझा कि ये दोनों बर्तन मतलब एक ही साथ एक ही समय में ये दोनों बर्तने चल रहे थे, केवल अलग अलग डिजाइन से बनाए जा रहे थे। इसके बाद जो अगला फेज आता है इसका वह है दुधिया स्लिप पात्र परंपरा। इसमें जो है दोस्तों मुख्यतः हमें कटोरी, कढ़ाई यानी कप और तस्तरियां मिलते हैं। और इसमें हमें एक और नवीन बात क्या दिखाई देती है, अभी तक तो यहाँ पे हमें क्या दिखाई पड़ रहा था, मनुष्य और छोटे मोटे जानवरों के चित्र और क्या नाम है ज्यामितीय चित्र दिखाई पड़ रहे थे। लेकिन जब वही हमारा दुधिया स्लिप पात्र परंपरा की शुरुआत होती है, यानी कि मालवा संस्कृति अपनी जब सेकंड फेज में प्रवेश करती है, तो वहां हम देखते हैं यहाँ पे जानवरों की चित्रों की प्रायिकता बढ़ती है। जैसे कि मानव के साथ साथ बकरे, हिरण और कहीं कहीं पर हमें यहाँ पे वृषभ यानी बैल के पिशाच दिखाई पड़ते हैं, बहुत अल्प मात्रा में। और यहाँ पे जो चित्र थे, अब ज्यामितीय चित्र यहाँ पे रेखाओं का केवल अलंकरण दिखाई पड़ रहा था यहाँ पे हमें, लेकिन यहाँ पे हमें अलग अलग ज्यामितीय चित्र, विशेष करके वक्र का चित्र हमें यहाँ पे दिखाई पड़ता है। ये हमारी प्रमुख तीन जो है मालवा संस्कृति परंपरा।
अब एक आदि हम जो और इम्पोर्टेंट पात्र परंपरा है मालवा संस्कृति की, वह है इसका नाम 11वें परंपरा का समूह बर्तन। यह चौथा पात्र परंपरा है जो इसके अंतिम काल में हमें यहाँ पे दिखाई पड़ती है, चौथे फेज में दिखाई देती है। इसका अंतर है, सॉरी थर्ड फेज में दिखाई देती है। अब आप सोच रहे हैं सर तो पढ़ा है मालवा संस्कृति, तो फिर आखिरकार इसमें जो है 11वीं परंपरा के नाम क्यों दिया जा रहा है या 11वीं संस्कृति की चर्चा क्यों की जा रही है दोस्तों? दोस्तों जो ये बर्तन प्राप्त हुए हैं मुख्यतः यह हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं दोस्तों? यह हमें कहा गया भाई, ये हमें महाराष्ट्र से प्राप्त होते हैं। बहलगांव, सोनगांव, इनामगांव, चंदौली से प्राप्त होते हैं और यहाँ से भी कुछ अल्प मात्रा में इस डिजाइन के बर्तन प्राप्त होते हैं। और इसमें समानता इसलिए है या इसको कहा गया 11वें समरूप बर्तन या 11वें समरूप परंपरा इसलिए कहा जाता है दोस्तों इसे, क्योंकि इसके बर्तनों में जो 11वें संस्कृति की मुख्य विशेषता थी, जो 11वें संस्कृति मृदुभांड की मुख्य विशेषताएं थी, वह इस पात्र परंपरा में हमें इस चौथे स्टेज के साथ हमें दिखाई पड़ता है। इसीलिए इसका नाम 11वीं परंपरा लिखा। इसकी मुख्य विशेषता क्या थी दोस्तों? अभी हम आपको जो 11वीं संस्कृति पढ़ाएंगे उसमें हम आपको विस्तार रूप से पढ़ाएंगे, लेकिन इसमें अभी आप देखते हैं इसमें क्या हमें दिखाई दी, टोटीदार व लंबी गर्दन वाले बर्तन। अब टोटीदार और लंबी गर्दन वाले बर्तन मतलब क्या होता है? जैसे कि सपोज मानिए अपनी चाय की केतली देखी है, उसमें टोटी बनी होती है जब पानी गिराने के लिए, ठीक उसी प्रकार के बर्तनों के यहाँ पे हमें साक्ष्य दिखाई पड़ते हैं। मैंने आपको बनाने के लिए कोशिश की, वैसे हमारा आर्ट तो बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैंने कटोरा बनाने की कोशिश की है। कटोरे में आगे देखेंगे कि ये टोटी निकाला गया है। अभी तक कटोरे जो हमें साक्ष्य मिल रहे थे तो कैसे मिल रहे थे? तो ऐसे साधारण कटोरे दिखाई पड़ रहे थे। और यहाँ पर हम क्या देखेंगे, ये ऐसे जो बर्तन मिलते हैं इसमें आगे से टोटी दिखाई पड़ती है और इसका उपयोग माना जाता है कि जहाँ पर पानी की उपलब्धता कम रहती है, इससे पानी की बचत होती है। इसलिए जो इस्लामिक कंट्रीज हैं या जो इस्लाम है उसमें आप इस प्रकार के बर्तनों का प्रचलन आज भी देखते होंगे। इसलिए क्योंकि वो लोग जहाँ मध्य एशिया से आए हुए थे या जिस एशिया के जिस भाग में पूर्वी मध्य एशिया जहाँ उनका विस्तार हमें दिखाई पड़ता है वहाँ पे पानी की बहुत दिक्कत है, इसलिए इस प्रकार के बर्तनों का उपयोग करते हैं। और लंबी गर्दन बर्तन मतलब होता है दोस्तों, यदि आपने वर्तमान समय की सुराही देखा, घड़ा नहीं, घड़े और सुराही यही फर्क होता है कि घड़ा जो होता है गोल आकार का होता है, सुराही होती है वो थोड़ा मोटे मिट्टी की बनाई जाती है, उसकी जो गर्दन होती है वह लंबी होती है। तो यही दोस्तों जो ये लंबी गर्दन के साथ इसके बर्तन दिखाई पड़ते हैं जो 11वें परंपरा के होते हैं। और इसमें ज्यामितीय अलंकरण दिखाई पड़ता है। एक बार पुनः प्राकृतिक अलंकरण यहाँ से हमें गायब होता महसूस होता है। और यहाँ पे प्रमुख बर्तन है वह घड़े, तसले, गहरे कटोरे इत्यादि प्राप्त होते हैं। इस प्रकार दोस्तों हमने मालवा संस्कृति की उपस्थिति देखा। मालवा संस्कृति कहाँ पर उपस्थित है? तो महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश में उपस्थित संस्कृति है। इसके पश्चात दोस्तों इसके हमने कुछ प्रमुख पूरा स्थल देखा, जैसे कि नवदाटोली, महेश्वर, नागदा, केरन इत्यादि, जिनका विस्तार हमें कहाँ पे दिखाई देता है दोस्तों? इनका विस्तार हमें मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में दिखाई देता है। और बहालगांव, सोनगांव, इनामगांव जैसे कुछ पूरा स्थल हमें कहाँ पे मिलते हैं? महाराष्ट्र से मिलते हैं। और यहाँ की जैसे कि मैंने आपको बताया था जितनी भी क्षेत्रीय संस्कृतियां हैं या ताम्रपाषाणकालीन क्षेत्रीय संस्कृतियां हैं, इनमें जो है हमें क्या प्रमुख दिखाई पड़ता है? क्योंकि बर्तन ही इनकी प्रमुख पहचान हो जाते हैं। अब थोड़ा इनके आगे की बात कर लें, जैसे कि इनके औजार क्या थे, इनके उपकरण क्या थे और इनके घर कैसे थे और कृषि अर्थव्यवस्था कैसी थी, इसके बारे में थोड़ा हम मालवा संस्कृति के बाद बात करते हैं। सबसे पहले दोस्तों अगर हम उपकरण की बात करें तो उपकरण में जैसे मैंने आपको बताया था कि तांबे व पाषाण दोनों प्रकार के, दोनों से निर्मित बर्तन उपकरण दिखाई पड़ते हैं। और यहाँ पे प्रमुख क्या उपकरण है? कुल्हाड़ी, चाकू का साथ हमें मुख्य रूप से दिखाई देता है और कहीं कहीं पर खंजर के भी प्रमाण मिलते हैं। और इनसे कुछ अन्य जो चीजें पर मिली ही धातुओं से निर्मित या तांबे से निर्मित जो अन्य वस्तुएं मिली हैं उसमें हमें क्या मिलती है? तो तांबे से निर्मित चिमटी, चूड़ियां, कुंडल,
इत्यादि प्राप्त होते हैं। और एक मुख्य बात यह देखी जाती है कि जो मालवा संस्कृति है, यहाँ से हर घर से, मतलब यह कहूं कि हर पूरा स्थल से विशेष तौर पर या घरों के जो साक्ष्य मिलते हैं, और घर से देखा जाए तो हमें उपकरणों के साक्ष्य मिलते हैं। इससे यह मानना है विद्वानों का कि मालवा संस्कृति के जो निवासी थे वो अपने हर निवासी या हर परिवार अपनी आवश्यकता अनुसार औजारों का निर्माण करता है। कोई ऐसे साक्ष्य नहीं मिलते हैं या कोई ऐसे स्थल के साक्ष्य नहीं मिलते हैं जिसको हम उन उपकरणों का कारखाना कह सकें, या ऐसे साक्ष्य मिले जहाँ से केवल उपकरणों के भी साक्ष्य प्राप्त हो रहे हो। अब थोड़ा इनके मकान की बात कर ली दोस्तों। इनके मकान कैसे थे? इनके मकान है तीन आकार में मिलते हैं। एक तो वर्गाकार, दूसरा गोलाकार और तीसरा आयताकार। तीन प्रकार के हमें यहाँ पे मकान दिखाई पड़ते हैं। मकान कच्चे मिट्टी से निर्मित थे। जमीन को समतल करके, मतलब थोड़ा जमीन को समतल करके लीपा वगैरह जाता था, फिर पानी वानी डाल करके उसको अच्छे से बनाया जाता था। घास फूस बांस बल्ली के निर्मित होता था। और इनके जो छत बनाए जाते थे, यदि आपने गाँव में अभी या पहले के देखा, छज्जा डाला जाता है, क्षेत्रीय भाषा में छान वगैरह कहते हैं, उस प्रकार से यहाँ पे हमें घरों के साक्ष्य दिखाई पड़ते हैं। और अगर कृषि की बात करें दोस्तों, यहाँ से हमें गेहूं, जौ, मटर, धान, मूंग, उड़द के साक्ष्य दिखाई पड़ते हैं। कृषि का कोई व्यापार का साक्ष्य नहीं पड़ता है। विशेष उत्पादन नहीं हो रहा था, केवल अपने अपने केवल भरण पोषण भर का ही उत्पादन होता था। अब इनके अगर हम कालानुक्रम की बात कर लें दोस्तों, तो रेडियो कार्बन तिथि प्राप्त हुई है मालवा के क्षेत्र से। वहां पर इसका अगर हम ऑन एवरेज ले तो 1700 से लेकर के 1200 बीसी के मध्य माना जाता है। वैसे यहाँ पर हमें मुख्यतः दो तिथियां प्राप्त होती हैं। एक होती है 1000 बीसी से लेकर के 500 बीसी के मध्य, दूसरी तिथि जो प्राप्त होती है 1200 बीसी से लेकर के 700 बीसी के मध्य प्राप्त होती है। और जो यहाँ पे महाराष्ट्र के क्षेत्र में पाए जाते हैं, उनमें जो है 1800 से लेकर के 1200 बीसी के साक्ष्य मिलते हैं। आप इनको याद रखिए, 1700 से लेकर के 1200 बीसी के बीच में मालवा संस्कृति का उद्भव माना जाता है, जो कि एक मध्य प्रदेश में विस्तृत रूप से फैली हुई संस्कृति थे। अब इनके समाधान की बात कर लें। एक अंतिम टॉपिक बचता है समाधान। तो दोस्तों समाधान का जो साक्ष्य मिला है वह हमें मालवा के क्षेत्र यानी मध्य प्रदेश से तो कोई भी समाधान प्राप्त नहीं होते हैं, जिससे विशेष तौर पर नहीं कहा जा सकता कि इनकी अंतिम संस्कार प्रक्रिया क्या थी। लेकिन हमें कहाँ से, जो महाराष्ट्र के पूरा स्थल है वहां से समाधान के साक्ष्य मिलते हैं। तो वहां पर वो भी वयस्क के या किसी मनुष्य के साक्ष्य भी मिलते हैं, केवल छोटे छोटे बच्चों के समाधान के साक्ष्य मिलते हैं। और उन बच्चों को एक कलश में डाल करके दफनाया गया था। इस प्रकार दोस्तों हमने संपूर्ण मालवा संस्कृति को आज आपके समक्ष रखा, समझाने की कोशिश की। उम्मीद करता हूं कि मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ आया होगा। मैं आपकी शंकाओं को आपको बताने में समर्थ रहा हूँगा। कोई अगर गलती हुई हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और यदि वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के मत में शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे एक नई संस्कृति के साथ, नई खोजबीन के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, सत श्री अकाल।